नमस्कार आप सभी को। क्लास 12th का फरीदाबाद में एग्ज़ाम हुआ है, तो उसको देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं और एक कुछ आपको स्टाइल पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आएगा। 60 नंबर का पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर है। इसके अंदर है फर्स्ट क्वेश्चन सेशन ए में, एसक्यूएल के विभिन्न डीएमएल कमांड्स का वर्णन करें। जो डीएमएल कमांड्स होती है वेरियस, आपको वो बतानी है। मैंने इसमें लिख दिया है। अब ये 5 नंबर में है, तो पहले आपको थोड़ा सा बताना है डीएमएल होता क्या है। डीएमएल क्या होता है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, इसमें 3 तरह की कमांड्स होती हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं और जो भी डाटा है उसे डिलीट कर सकते हैं। अब इस पेपर में डीएमएल आई है। आपके एग्ज़ाम में डीडीएल भी आ सकती है, डीक्यूएल भी आ सकती है, ठीक है, टीसीएल भी आ सकती है, डीसीएल भी आ सकती है। ये सभी जो हैं ये एसक्यूएल की कमांड्स हैं। अब अगर आपने जो मैंने वीडियो बना रखी है सिलेबस की, अगर आप उसमें देखेंगे तो एक टेबल के थ्रू सारी कमांड्स एक टेबल में बता रखी है। तो कुछ और ना करें तो कम से कम वो टेबल याद कर लें, ताकि उस टेबल में आपको पता हो कि डीक्यूएल में कितनी कौन कौन सी कमांड है, डीडीएल में कौन सी है। ये 1 नंबर में भी आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी के ही और में चॉइस में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रिलेशनल डाटा मॉडल इन डिटेल। अब आपको रिलेशनल डाटा मॉडल बताना है, यूनिट 1 का ये क्वेश्चन है। अब रिलेशनल डाटा मॉडल होता क्या है? ऐसे मॉडल्स जो 2 डाटा टेबल्स के बीच में रिलेशन को सेटअप करते हैं। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं इसमें आप जो बताएंगे, इसमें सबसे पहला आप बताएंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो हमने एक्सेल शीट्स की थी, जब स्प्रेडशीट्स की थी, तो जो कॉलम होते हैं हम उन्हें डाटाबेस के अंदर एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ऐसे ही जो रो है उसे टपल बोलते हैं। डोमेन्स आपकी सेट ऑफ वैल्यूज़ को कंटेन करता है, जो भी वैल्यूज़ हैं वो डोमेन कहलाई जाती है। ठीक है, फिर डिग्री है, डिग्री नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। जितने भी टेबल के अंदर कॉलम्स हैं उसे हम डिग्री से जानते हैं। अगला है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी में नंबर ऑफ टपल्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, डिग्री और कार्डिनैलिटी अलग से 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो ये पांचों आपको इस 5 नंबर में एक्सप्लेन करके आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, पाइथन के कोई 5 एसएस मोड आपको बताने हैं, कोई भी एक्सप्लेन करने हैं। ये मैंने इसमें जितने भी थे सब लिख दिए हैं। अब आपको इसमें से जो अच्छा लगता है आप वो एक्सप्लेन करके आ सकते हो। तो कौन कौन से हैं देखो, इसमें है आपका सबसे पहले रीड, आर से सिर्फ रीड ओनली होगा। डब्ल्यू से है राइट ओनली। ए से है अपेंड मोड। अपेंड मोड का मतलब क्या होता है कि अगर फाइल जो हम डिमांड कर रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती तो एक नई फाइल को क्रिएट कर देंगे। ठीक है, प्लस साइन लिखा होगा तो इसका मतलब है रीड एंड राइट बोथ मोड। आप उस फाइल के अंदर रीड भी कर सकते हो और कुछ लिख भी सकते हो। टी से है आपका टेक्स्ट मोड। आर प्लस लिखा हो, जब प्लस हो आर के साथ तो वो रीड एंड राइट है, डब्ल्यू के साथ प्लस हो तो वो भी रीड एंड राइट है। ठीक, आगे है आपका ए प्लस है रीड एंड अपेंड मोड। नेक्स्ट है आपका बी है बाइनरी मोड। एक्स है एक्सक्लूसिव मोड। ये सारे आपको जो मेरी वीडियोस हैं सिलेबस की उसमें एक्सप्लेन मिलेंगे सब कुछ। ठीक है, बाकी इसको बहुत अच्छे, अगर आपको नेम याद है तो आप इसमें 2-2 लाइन में ऐड ऑन कर सकते हो और ये 5 नंबर में आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। आगे इसकी ही चॉइस में है और आ गया ना, एक्सप्लेन बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। अब इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम में, तो इस पेपर में ही मैंने इसे सॉल्व करने की कोशिश किया। आपको पहले बताना है, एक्सप्लेन करना है कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम कैसा होता है। तो एग्जाम्पल के साथ भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जिनको ये कोड याद नहीं हो, मैंने इसके आगे एग्जाम्पल से भी समझाया, आप वो याद कर सकते हो। तो पहले एग्जाम्पल समझते हैं ताकि आपको ये कोड समझ में आ जाए। देखिए, अब सपोज कीजिए आपके पास ऐसे ही एक लिस्ट है, ठीक, जैसे यहाँ दी हुई है 2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, 91, ये एक लिस्ट है। अब क्वेश्चन क्या है कि आपको 23 की पोजीशन निकालनी है। किसके थ्रू? बाइनरी सर्च के थ्रू। बाइनरी सर्च के द्वारा आपको ये करना है। अब जब भी हम बाइनरी सर्च की बात करते हैं तो जो हमारी वैल्यू है वो एरे में डिफाइन होती है। एरे शुरू कहाँ से होता है? 0 से होता है। ठीक है, अब टोटल आप देखिए कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, काउंट कीजिए। 7 तक लिखे हुए मैंने, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो आपकी जो फर्स्ट है वो 0 हो गई और जो लास्ट है वो 9 होगी। ठीक है, अब बाइनरी सर्च के अंदर कैसे होता है, मिडल वैल्यू निकाली जाती है। जो मिडल वैल्यू हम निकालते हैं उस मिडल वैल्यू से अगर जो हम डाटा एलिमेंट कंपेयर कर रहे हैं वो छोटा है तो वो सर्च के पहले डब्बे में आ जाता है।
और बड़ा है तो वो सर्च के दूसरे हिस्से में चला जाता है। ठीक, अब तो मिडल वैल्यू कैसे निकालोगे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। अब फर्स्ट में क्या है 0, 0 प्लस 9 डिवाइड बाय 2। अब इसमें फिगर्स में तो आएगा नहीं, तो राउंड फिगर अगर हम ले तो हमने 4 वैल्यू ले ली। अब 4 पे क्या वैल्यू थी, 16 वैल्यू थी। तो जो लिस्ट का मिडल नंबर है वो कौन सा है, 16 है। ठीक, अब हमने फाइंड कौन सा करना है, 23 करना है। तो अब 16 को 23 के साथ चेक करेंगे। अब 16 जो है वो 23 से क्या है, छोटा है। छोटा है तो मिडल की वैल्यू 1 ऐड कर देंगे, बड़ा आएगा तो मिडल की वैल्यू 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो हम देखेंगे इसमें आया वो मिडल की वैल्यू 1 थी। अब जो 16 था वो मिड वैल्यू 4 से आया था, 4 + 1 5। अब फर्स्ट वैल्यू हो गई 5, मतलब हम फर्स्ट पे आ गए हैं। ठीक, अब सेकंड स्टेप देखिए क्या आएगा। अब फर्स्ट वैल्यू हो गई 5 इसके अकॉर्डिंग जो हमने निकाला है। ठीक है, लास्ट वैल्यू हमारे पास पहले से ही 9 थी, 5 और 9 हो गई। अब 5 और 9 की मिडल वैल्यू निकालोगे तो आपका आ गया 7। ठीक है, अब 7 पे देखिए कि इंडेक्स वैल्यू कौन सी थी, ये देखिए 7 पे इंडेक्स वैल्यू क्या है, 56। ये 56 हो गया। अब 56 अब आपकी इसकी मिडल वैल्यू हो गई। ठीक, तो 56 को 23 से कंपेयर करोगे तो 56 तो 23 से बड़ा है। तो जब नंबर बड़ा होगा तो मिडल वैल्यू में से एक वैल्यू कम होगी, पोजीशन वैल्यू। ठीक है, तो मिड -1 हो गया। मिड क्या था यहाँ पे देखिए, कहाँ मिड की वैल्यू क्या है, 7 है। अब मिड क्या था, अब 6 हो गया, -1 हो गया। तो अभी तक हमें अपना 23 का पोजीशन नहीं मिला है। ठीक, अब थर्ड स्टेप देखेंगे तो क्या है, फर्स्ट हमारा। अब इसमें फर्स्ट नहीं चेंज होगा, देखिए पहले वाले में फर्स्ट के बाद लास्ट चेंज हुआ था, सेकंड में है ना, सॉरी फर्स्ट चेंज हुआ था। क्यों, क्योंकि आपका जो मिड वैल्यू थी वो लेस थी। जब ग्रेटर होगी तो मिड वैल्यू, जब माइनस होगी तो आपकी क्या चेंज होगा, आपका लास्ट वैल्यू चेंज होगा। अब फर्स्ट में 5 ही रहेगी, लास्ट में आपकी कौन सी आ गई, अब यहाँ से क्या निकाला था हमने, लास्ट 6 आ गई। पहले वाले में जब हमने मिड +1 किया था तो क्या निकला था, फर्स्ट निकली थी। ठीक है, जो निकलेगी वही आगे उसकी रहेगी, बाकी पहले वाली ही सेम उठाएंगे। अब फर्स्ट में आ गया 5, लास्ट में आ गया 6, मिड वैल्यू निकालोगे क्या आया, 5 + 6/2 12। ठीक है, और सॉरी 5 आ गया डिवाइड करके, तो लिस्ट आपका क्या रहा, मिड 23। अब 5 पे क्या है आपकी पोजीशन देखिए, एग्जाम्पल के हिसाब से 5 पे आपकी पोजीशन है 23, निकालनी किसकी थी, 23 की। तो सिंस 23 इज इक्वल्स टू 23, बराबर हो गए दोनों, तो हमें टारगेट वैल्यू अपनी मिल गई। कौन से इंडेक्स पे मिली, कौन सा पोजीशन था, 5 था, एरे की 5th पोजीशन पे हमें अपनी इंडेक्स वैल्यू मिली। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। ये आपका क्वेश्चन है जो दिया हुआ है 2, 5, 8, 12, 16, 23। अब आपको इसमें जो 23 दिया हुआ है उसकी पोजीशन निकालनी है एरे के बेस पे, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का यूज़ करके। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम में 3 बातें होंगी जो आपको ध्यान रखनी है, एक फर्स्ट एलिमेंट, एक लास्ट एलिमेंट और एक मिडल एलिमेंट। ठीक है, जब जो भी हम नंबर ढूंढ रहे हैं, जो भी हमारा इसका आया, उसमें जो मिडल एलिमेंट आएगा वो अगर छोटा है, जो हम पोजीशन ढूंढ रहे हैं उससे, तो आपका जो है वैल्यू फर्स्ट निकलेगी। ठीक है, और अगर मिड से वो ज़्यादा है, जो भी वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं उससे, तो आपकी मिड वैल्यू प्लस होगी और वैल्यू कौन सी निकलेगी, लास्ट निकलेगी। देखिए दोबारा से, इसमें फर्स्ट हमारा 0 है क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट हमारा 9 है, तो मिड वैल्यू आ गई 4। ठीक है, 9 को जब आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो 4.5 आएगी। 0.5 को आप छोड़ दोगे क्योंकि डेसिमल का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, आप सिर्फ पहली वैल्यू को रखोगे, तो आपने 4 रख ली। अब लिस्ट में जब हमारी मिडल वैल्यू थी जो हमारी निकली, वो क्या निकली, 4। 4 वैल्यू किसकी थी, 16 की थी। वैल्यू निकालनी किसकी थी, 23 की थी। तो 16 जो है वो 23 से छोटा है, छोटा है तो आपका क्या होगा, मिड वैल्यू +1 होगी जो कि फर्स्ट वैल्यू निकालेगी। फर्स्ट इक्वल्स टू मिड +1। अब 4 वैल्यू क्या बन गई, 5 बन गई। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू हमें दी हुई थी और लास्ट वैल्यू हम सेम वही उठाएंगे जो पहले दी हुई है। ठीक, फिर मिड निकालेंगे, 7 आ गई। 7 पे हमारी इंडेक्स वैल्यू थी 56। 56 को जब हमने 23 से कंपेयर किया तो 56 तो बड़ा था, तो अब लास्ट वैल्यू निकलेगी। लास्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, मिड -1 से निकलेगी। पहले मिड था 7, अब -1 करा तो आ गया 6। थर्ड स्टेप पे जाएंगे, कब तक होगा ये, जब तक इक्वल्स टू नहीं हो जाता, जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो हमारी निकली हुई वैल्यू के बराबर नहीं हो जाती। तो अब फर्स्ट वैल्यू हम पहले से ही उठाएंगे, 5 है, लास्ट वैल्यू अब हमने निकाली 6, इसकी मिडल वैल्यू निकालेंगे, 5 आएगी। तो अब लिस्ट में मिड वैल्यू क्या हो गई, 23 थी। अब 23 इक्वल्स टू 23। नाउ वी फाउंड द टारगेट वैल्यू। अब ये टारगेट वैल्यू हमें मिली कहाँ से, कौन सी पोजीशन होगी, मिड वाली पोजीशन होगी, ये आपका आंसर होगा।
ठीक है, इंडेक्स 5 पे। अब इसका एल्गोरिथम देख लो, आपको समझ आ जाएगा। देखो, स्टेप 1 हमने जब एल्गोरिथम का लिया, आप ऐसे लिखोगे बाइनरी सर्च। इसके अंदर एक लिस्ट है एक लिस्ट है जो हमें दी गई है, एक की है। की क्या है? वो वैल्यू, टारगेट वैल्यू जो आपको निकालनी है। जैसे इसके आगे वाले एग्जांपल में हमने 23 निकाला था। ठीक, तो स्टेप 1 में क्या होगा? सबसे पहले हमने जो फर्स्ट था उसको 0 सेट किया, और जो लास्ट है वो क्या सेट होगा? n-1। n-1 क्यों होगा? क्योंकि हम जो एरे का एलिमेंट है 0 से शुरू करते हैं, तो n नहीं रह सकता, n से 1 कम आएगा। स्टेप 2 क्या होगा? अब हम क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट निकालने के बाद मिड वैल्यू को निकालते हैं। तो मिड इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, मिडल वैल्यू ऐसे ही निकलती है ना। स्टेप 3 में क्या आया? अगर फर्स्ट हमारा लेस देन या इक्वल्स टू लास्ट है तो हमें रिपीट करना है स्टेप 4 को। अभी पढ़ेंगे स्टेप 4 कौन सा है। स्टेप 4 आ गया ये। स्टेप 4 है कि अगर लिस्ट में जो मिड वैल्यू है वो की के बराबर आ जाती है तो प्रिंट कर दो एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन। कौन सी पोजीशन पे? मिड प्लस 1 पे। एलिमेंट हमारा हमें मिल गया, और स्टॉप कर दें एल्गोरिथम को। अगर नहीं आती है, एल्स। एल्स में क्या होगा कि इफ लिस्ट मिड ग्रेटर देन की, अगर ग्रेटर देन है की से तो लास्ट इक्वल्स टू मिड -1। ठीक है, ग्रेटर में यही होता है। एल्स फर्स्ट इक्वल्स टू मिड +1, या तो मिड -1 होगा, बड़ा है, नहीं तो छोटा होगा। तो छोटे में तो हम फर्स्ट ही निकालते हैं मिड +1 से। फिर स्टेप 5 आपका क्या रहेगा? प्रिंट सर्च अनसक्सेसफुल। ये अभी जो प्रिंट है आप कर दोगे कि अभी तक हमारी जो सर्च है वो सक्सेसफुल नहीं हुई है। ठीक है, ये एल्गोरिथम है बाइनरी सर्च का। ऐसे ही लीनियर सर्च भी है, आपको वो भी अच्छे से पढ़ के जाना है। इस पेपर में बाइनरी सर्च आया तो हो सकता है आपको लीनियर सर्च आ जाए, वो भी ऐसा ही है और इससे ईजी है। बाइनरी सर्च थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। ठीक, अब क्वेश्चन 3 में है आपका एक्सप्लेन प्रोटोटाइप मॉडल, और अब आप ध्यान से देखेंगे तो सेम चीज़ ही एक्सप्लेन स्पाइरल मॉडल पूछा हुआ है। तो जो मॉडल्स हैं यूनिट 3 में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 तरह के मॉडल्स हैं, 5 के नाम हमारे पास हैं। एक प्रोटोटाइप मॉडल है जो आया हुआ है, सबसे पहला मॉडल वाटरफॉल मॉडल है, इटरेटिव मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है और एजिल मॉडल है। 5 तरह के मॉडल्स हैं जो आपके सिलेबस में है, और ये पाँचों के पाँचों 5 या 3 नंबर में आ सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। इसके डायग्राम है, डायग्राम बना के आप क्वेश्चन की लेंथ को बढ़ा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी आ गया आपका। सेक्शन बी आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक, इसके अंदर सबसे पहले दिया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट SDLC। SDLC में फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है? ठीक है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है हमारा, उसका सेकंड स्टेप होता है आपका फिजिबिलिटी स्टडी का। फिजिबिलिटी स्टडी ये बताती है, फर्स्ट स्टेप जिन जिन को पता है वो कमेंट्स में बताएंगे, जो ये वीडियो देखेंगे तब, कहीं से चिटिंग नहीं करनी है। ठीक है, सेकंड स्टेप होता है फिजिबिलिटी स्टडी, जिसमें ये बताते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं वो फिजिबल है भी कि नहीं, मतलब वो पॉसिबल है भी, ज़रूरत भी है उसकी, कहीं वो सोसाइटी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ऐसा सॉफ्टवेयर, और उसमें लागत कितनी होगी और उससे सोसाइटी को क्या लाभ मिलेगा। तो इसे हम फिजिबिलिटी बोलते हैं। अब 5 तरह की फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है किसी भी एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप कोई भी 3 फिजिबिलिटी स्टडीज़ में एक्सप्लेन करके आ सकते हो। मैंने यहाँ 5 लिखी है, जो आपको ठीक लगे आप कर लेना। टेक्निकली चेक करोगे आप कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो फिजिबल है या नहीं भी, टेक्निकली सब टेक्निक्स मौजूद हैं उसके लिए। फिर है इकोनॉमिक, पैसे को लेके सही होना चाहिए। लीगल, आपका जो सॉफ्टवेयर है किसी भी लिहाजे से इलीगल वे में नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ठीक, ऑपरेशनल, चलता फिरता होना चाहिए। शेड्यूल्ड, ऐसा होना चाहिए कि जो कभी भी उसे यूज़ करे वो उसका इस्तेमाल कर सके, ऐसा नहीं हो कि कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए वो सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, तो 5 तरह की फिजिबिलिटी स्टडी होती है। आगे आपका 5th एक्सप्लेन एनी 3 सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन मेथड। 2 चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर में देखने को मिलेगी, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ठीक है, अब इसमें वेरिफिकेशन पूछा है तो हो सकता है वैलिडेशन भी पूछा जा सकता है। तो वेरिफिकेशन में क्या होगा, आप 3 तरह से वेरीफाई करोगे। ठीक, वेरीफाई में सबसे पहला आप करोगे पीयर रिव्यूज़। पीयर रिव्यूज़ मतलब जितने हो सके आप लोगों से अपने सॉफ्टवेयर को लेके रिव्यू लोगे कि जी यूज़ कीजिए, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा वॉक थ्रू। वॉक थ्रू का मतलब होता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आप कोई भी 7-8 लोग रैंडम जो हों उन्हें आप दोगे और इस्तेमाल करने के लिए, और कहोगे जी बताइए, क्योंकि देखो हर जो लोग हैं उनकी सोच समझ अलग अलग है। तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा सॉल्यूशन दे दे जिस बारे में आपने सोचा ही ना हो, तो इसे हम वॉक थ्रू बोलते हैं। थर्ड है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन है निरीक्षण करना, आपके सॉफ्टवेयर को
पहले स्टेप से लेके लास्ट तक आप उसको निरीक्षण करेंगे कि वो सही चल रहा है या नहीं। तो ये 3 सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन मेथड होते हैं। 3 मार्क्स में है ये, ठीक है। नाम याद कर लीजिए, इसके बारे में आप लिख पाओगे अगर अभी वीडियो में समझ आ गया तो। और कोशिश कीजिएगा कि ये 30 क्वेश्चंस हैं इस पेपर में, तो 30 के 30 इस वीडियो के माध्यम से आप याद कर लीजिए हाथों हाथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। 6th है आपका एसक्यूएल के 3 एग्रीगेट फंक्शन बताने हैं। बच्चे नाम से पता चल रहा है एग्रीगेट। अब देखो हिंदी में भी पढ़ो, सेम ही लिखा हुआ है, तो ज़्यादा हिंदी मत कीजिए, बस मतलब समझिए। एग्रीगेट का मतलब है कि जिससे निचोड़ निकलता हो, जिससे आप उस 5-6 चीज़ों को जोड़ करते हो, उसके ऊपर फिर कोई और फॉर्मूला लगाते हो। तो 5 एग्रीगेट फंक्शन है, आप कोई 3 एक्सप्लेन करके आ सकते हो, और इसमें एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो। कौन कौन सा है? मैक्सिमम है, मिनिमम है, एवरेज है, सम है और काउंट है। मैक्सिमम का मतलब होता है जो भी वैल्यू है उसमें से सबसे ज़्यादा वाली चीज़। मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू। एवरेज का मतलब है औसत। सम का मतलब है जोड़, और काउंट का मतलब है कि कुल टोटल काउंट वैल्यू कितनी है। 7th क्वेश्चन है एसक्यूएल में ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है। अब ग्रुप बाय क्लॉज इसमें आ गया, इसके अलावा वेयर बाय, ऑर्डर बाय, हैविंग, ये तीनों भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना ग्रुप बाय है। तो आप ये ग्रुप बाय, वेयर बाय, ऑर्डर बाय, हैविंग चारों आप तैयार कर लेंगे। ये जो क्लॉज हैं ये अकेले यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप बाय है वो किसके लिए होता है? अलाउज यू टू परफॉर्म एग्रीगेट फंक्शन। देखिए नाम से पता चल रहा है ग्रुप, और ये एग्रीगेट फंक्शंस में यूज़ होते हैं, जहाँ आप ये सम एवरेज जो आपने ऊपर पढ़ा है। तो ये क्या करता है? ये आपके बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शंस को अलाउ करता है इकट्ठे काम करने के लिए, जैसे काउंट, सम, एवरेज। अब इसके साथ आप क्या कर सकते हो? इसका सिंटेक्स लिख सकते हो। ये ज़रूरी है, सबके सिंटेक्स याद करेंगे आप लोग। इसमें क्या होगा? सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 फ्रॉम। आपने सब कॉलम सेलेक्ट कर लिए, एक से ज़्यादा कॉलम आप सेलेक्ट करोगे तभी ग्रुप बाय चलेगा। फ्रॉम किस में से करेंगे? फिर आ जाएगा आपका टेबल का नाम। वेयर कंडीशन, ग्रुप बाय कॉलम 1 कॉलम 2। हमने बोल दिया कि कंडीशन है, ग्रुप करना है इन सबको। ये इसका सिंटेक्स है, छोटा सा है, ऐसे सब 2-2 नंबर के हिसाब से। आगे है DBMS की वेरियस एप्लीकेशंस आपको बतानी है, कि अब सब पढ़ तो रहे हैं, एडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है, डिसएडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है, फाइल सिस्टम क्या होता है, DBMS में कीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब एप्लीकेशंस के बारे में हम नहीं इतना पढ़ते हैं, पर अब इस पेपर में आया हुआ है। तो DBMS की जो है आवश्यकता कहाँ है? आज की तारीख में DBMS हर जगह यूज़ हो रहा है। सबसे पहला कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वो आपके ऑनलाइन वेबसाइट्स हों, आपके ये फूड हब्स हों, स्विगी, ज़ोमैटो, ठीक, ये सब कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, कस्टमर का डाटा स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक। ऐसे ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हम स्टोर करके रखते हैं और उसको कंप्यूटर के माध्यम से हम संभालते हैं, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग है आपकी, बैंकिंग है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, लाइब्रेरी सिस्टम है, ये सब DBMS की एप्लीकेशंस हैं। अब 3 नंबर की हैं, तो आप कोई 3 एप्लीकेशन लिखिए और उसको थोड़ा सा 3-4 लाइनों में एक्सप्लेन कर लीजिए, आपके मार्क्स आ जाएंगे। आगे आपका 8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द 2 टाइप्स ऑफ डाटा फाइल्स। यूनिट 2 का ये क्वेश्चन है। 2 ही टाइप की डाटा फाइल्स होती हैं, एक टेक्स्ट फाइल होती है और एक बाइनरी फाइल होती है। जो टेक्स्ट फाइल होती है वो ह्यूमन रीडेबल होती है, इंसान पढ़ सकता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे आपको, देखिए नंबर्स मिलेंगे और स्पेशल सिंबल्स मिलेंगे। वेराज जो बाइनरी फाइल्स होती है ना, वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होती, ठीक है। आगे इसी के ही ऑप्शन में है एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स इन पाइथन। पाइथन में आपको 2 मेथड्स को एक्सप्लेन करना है। तो 2 मेथड होते हैं पाइथन के, टाइप और एन अपेंड, ठीक। टाइप का मतलब होता है किसी भी डाटा टाइप, जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस डाटा टाइप का है वो टाइप बताता है, नाम से पता चल रहा है, टाइप ऑफ डाटा, ठीक। उसके बाद जो अपेंड है उसका मतलब होता है, अपेंड जब भी आप यूज़ करोगे उसका मतलब है कुछ ऐड करना। तो अपेंड का क्या होगा? यूज टू ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। नेक्स्ट है आपका 9th यूनिट 4th से है ये, IoTs मोस्ट इंपॉर्टेंट इमर्जिंग सोशल ट्रेंड्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है इसका पूरा नाम। इसका मतलब ये होता है जितने भी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और जो स्मार्टली काम करते हैं वो IoTs के अंदर आते हैं। जितने हमारे घर में अलार्म्स लगे हुए हैं, स्मार्ट वॉच आप पहनते हो, बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही है,
ठीक है, ऐसे कहीं भी जहाँ एक इंटरनेट टू इंटरनेट एक कनेक्टिविटी क्रिएट की गई है डिवाइसेस को जोड़कर, वो आपका IoTs के अंदर आता है। आगे आपका सेक्शन सी 2 मार्क्स के लिए। ठीक, इसमें 10th क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ ऑल्टर टेबल कमांड्स। ऑल्टर टेबल का मतलब होता है, नाम से समझिए, टेबल में बदलाव करना, टू चेंज स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। अब इसमें आप सिंटेक्स लिख सकते हो, 2 नंबर का है, इतना ही लिखना है, बहुत है। ऑल्टर कीवर्ड पहले आया, टेबल आया, कस्टमर, कौन सा टेबल है, कस्टमर। अब ऑल्टर का मतलब कुछ बदलाव कर रहे हो, आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। अब यहाँ लिखा हुआ है ऐड, देखिए ये लिखा हुआ है ऐड फ़ोन नंबर। अब इससे क्या होगा, हमने बताया कि हम टेबल को ऑल्टर कर रहे हैं, कौन से टेबल को, कस्टमर नाम के टेबल को। कैसे ऑल्टर कर रहे हैं, उसमें एक कॉलम को ऐड कर रहे हैं फ़ोन नंबर के हिसाब से। आगे है आपका इसी के ही ऑप्शन में, राइट द फंक्शन ऑफ ज्वाइन ऑपरेशन। ज्वाइन ऑपरेशन का फंक्शन लिखना है। ज्वाइन का मतलब होता है किन्हीं 2 या 2 से ज़्यादा रोज़ को कंबाइन करना एक ही टेबल में। ठीक, इक्वल्स टू साइन का इसमें यूज़ होता है। इसमें इसका सिंटेक्स भी आप लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखा है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स। अब एम्प्लॉयबिलिटी की तैयारी करने के लिए ऑलरेडी एम्प्लॉयबिलिटी की एक वीडियो अपलोडेड है, 1 घंटे के आसपास की, पूरी एम्प्लॉयबिलिटी आपकी हो जाएगी। 10 नंबर की ही एम्प्लॉयबिलिटी आती है, पर ईजी है ये, पूरे के पूरे 10 नंबर लेना। मैं 1 घंटे की वीडियो में फुल रेडी हो जाओगे आप लोग, तो वो देख लेना अगर आपके पास समय हो तो। 2 फंक्शंस कौन से हैं आपके एंटरप्रेन्योर्स के, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उसमें रिस्क लेने की एक क्षमता होनी चाहिए, इनोवेशन, नए काम, नए आइडियाज़ उसके पास होने चाहिए। ठीक, मैनेज रिसोर्सेज, वो जो भी रिसोर्सेज उसे मिले उसे संभाल सके। डिसिप्लिन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए उसमें, हार्ड वर्किंग वो होना चाहिए। किसी भी एक बिजनेस को खोलने के लिए जो जो विशेषताएं चाहिए होती है वो एंटरप्रेन्योर की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, आगे आपका 12th क्वेश्चन है, राइट एनी 2 ग्रीन हाउस गैसेस। अभी आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ग्रीन हाउस, बाकी ये यूनिट आपका एम्प्लॉयबिलिटी है जो ग्रीन स्किल्स यूनिट 4th उसमें से आया हुआ है। तो वैसे तो 2 मार्क्स का है, तो कोई 2 गैसेस भी आप लिखोगे जो मांगी हुई हैं, तो मैंने 4 लिख के बता रखी हैं। H2O वाटर वेपर्स, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है CH4, निट्रस ऑक्साइड है N2O। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, अब इसको देखिए क्या किया है उसने। 2 मार्क्स में उसने पुश एंड पॉप दोनों दे दिए। अगर जिसने स्टैक नहीं पढ़ा हुआ ये क्वेश्चन उसका मिस है, और थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो वो इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। स्टैक जो है एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, एक लीनियर लिस्ट है, जिसमें हम डाटा एलिमेंट्स को एक ही एंड से डालते हैं और उसी एंड से उसको निकालते हैं, और उस एंड को हम टॉप बोलते हैं। ठीक, अब स्टैक के अंदर 2 तरह के काम हो सकते हैं, एक पुश हो सकता है और एक पॉप हो सकता है। लिखा हुआ है, पुश का मतलब होता है किसी नए एलिमेंट्स को ऐड करना, ठीक, और पॉप का मतलब होता है कि स्टैक में से एलिमेंट्स को डिलीट करना। ठीक है, अब जो पुश जब आप ऑपरेशन करोगे, तो जब आप नए एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो उससे पहले आप चेक करोगे ना कि आपका जो स्टैक है वो ओवरफ्लो तो नहीं है, पूरा भरा तो नहीं हुआ, तो उसमें और क्या भरोगे। और जब आप पॉप करोगे तो आप ये चेक करोगे कि आपका जो स्टैक है वो अंडरफ्लो तो नहीं है, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं चीज़ और आप उसको लगे हुए हो डिलीट करने के लिए। ठीक है, आप इसको डायग्राम के थ्रू, जैसे देखिए ऐसे डायग्राम बनता है स्टैक का, ऐसे स्टैक का डायग्राम बनेगा। ये यहाँ 10 डाल दो, यहाँ 20 डाल दो, यहाँ 30 डाल दो, ऐसे करके। जब पुश कर रहे हो तो ऐसे एरो कर दोगे, पॉप कर रहे हो तो ऐसे एरो कर दोगे। यहाँ पे कंडीशन लिख दो, ओवरफ्लो अंडरफ्लो, तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे भी 2 मार्क्स का ही है। नेक्स्ट है आपका 14th, लिस्ट एनी 2 टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, 7-8 टेस्टिंग्स हैं। यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स है, वाइट बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। इसमें ग्रे बॉक्स भी एक है, ग्रे बॉक्स में वाइट और ब्लैक दोनों मिक्स चलती हैं। अच्छे से आप इसको देख सकते हो, एक्सप्लेन्ड है ये। 2 टाइप्स कौन सी होती है, मैंने यहाँ 4 बता दिया, आप कोई 2 इसमें से एक्सप्लेन करके आ सकते हो। 2 ही नंबर का है, आपको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिस्ट करनी है, नाम बताने हैं। तो फंक्शनल टेस्टिंग इसके अंदर होती है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है, रिग्रेशन होती है और यूज़र एक्सेप्टेंस। 4 तरह की इसके टाइप हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के। 15th है, राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ IoT। देखो पहले ही 3 मार्क्स में आया हुआ है IoT के ऊपर नोट लिखो, और फिर आया है एक्सप्लेन करो IoT। तो IoT 5 नंबर के हिसाब से तैयार कर लेना, आधा आधा करके, 3 2 में जैसे भी आए लिख सकते हो।
अब IoT के एग्जाम्पल 2 ही लिखने हैं, मैंने 4-5 लिख दिए हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, होम सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, स्मार्ट थर्मोस्टेट है। अब थर्मोस्टेट क्या होता है, हमारे यहाँ अभी इतना ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है, फॉरेन कंट्रीज़ में आप घर पे आने से पहले अपने घर का टेम्परेचर अपने अनुसार कर सकते हो मोबाइल से। आपका जो घर के जितने भी अप्लायंस हैं वो इंटरनेट के माध्यम से आपके फ़ोन के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका जो कमरा या किचन जो भी आपको गर्मी है तो पहले से ही AC ऑन कर सकते हो घर में जाने से पहले ही, और ठंड है तो हीटर्स ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट ये सेशन ख़त्म हो गया ABC आपका। नेक्स्ट D सेशंस आपका एक एक नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है डैश DML कमांड है, इसमें से कौन सी एक DML कमांड है। अब जिसने पहला क्वेश्चन अच्छे से देखा है तो वो जानता है। DML में 4 कमांड्स होती हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। अब ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ सेलेक्ट कमांड है तो ऑप्शन इसका C सही रहेगा। चारों कमांड्स लिख दिए हैं आपको, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जितनी भी कमांड्स हैं 5 तरह की कमांड्स होती हैं। इसका एक डायग्राम है जो बुक्स में भी अवेलेबल है और जो वीडियो से पढ़ रहे हैं वो वीडियोज़ में भी अवेलेबल है। आप वो डायग्राम अच्छे से पढ़ लो तो कमांड्स भी आपको लिखनी आ जाएगी, और 5 या 3 नंबर में कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आप कर पाओगे। नेक्स्ट 17th है SDLC का पूरा नाम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। SDLC होता है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आई रिपीट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। 18th क्वेश्चन है डैश गिव्स ऑथर लीगल राइट्स टू द ओरिजिनल वर्क। कौन है जो ऑथर्स को एक लीगल राइट देता है जो वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आंसर है कॉपीराइट। ठीक है, अब जैसे ये वीडियोस का काम कर रहे हैं, जो मैटर है बना रहे हैं हम, अब कोई और ये मैटर यूज़ करता है तो हम उस पर कॉपीराइट कर सकते हैं, या हम किसी का मैटर यूज़ करते हैं तो वो भी हम पे कॉपीराइट कर सकते हैं। जो आपका डाटा है वो ओरिजिनल होना चाहिए। अब इसके अलावा ट्रेडमार्क और पेटेंट भी लिखा हुआ है, तो मैंने यही एक्सप्लेन कर दिया ताकि इसके ऊपर आए तो आप लिख सकते हो। ट्रेडमार्क हम वहाँ यूज़ करते हैं जब किसी अक्षर, वर्ड, किसी कंपनी का नाम है जैसे नाइक है, एडिडास है, हम उस नाम को यूज़ कर लें, नहीं कर सकते, वो उसका ट्रेडमार्क है। उसका सिंबल बना हुआ है, लोगो है, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन सब के लोगो है, तो वो ट्रेडमार्क होते हैं। ठीक है, ऐसे ही पेटेंट होता है, पेटेंट इन्वेंशंस के लिए होता है। कोई इन्वेंशन किया, आप उसका पेटेंट ले लेते हो कि ये काम मेरा है। अब उस काम को कोई टेक्निक यूज़ कर सकता है पर सेम एज इट इज़ चीज़ यूज़ नहीं कर सकता, उसके ऊपर केस हो सकता है। तो ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, आगे है डैश इज़ यूज टू इंडिकेट पॉज इन अ सेंटेंस। ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी से है, किसका हम यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में पॉज, विराम लाने के लिए, तो कॉमा का इस्तेमाल होता है विराम लाने के लिए। आगे है डैश इज़ अ स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट, एनॉयड एंड होपलेस। कौन सी स्टेट है जिसमें आप फील करते हो अपसेट, एनॉयड और होपलेस। ठीक, तो वो स्ट्रेस है। देखो इसमें इतना समझने की बात नहीं है, चारों एग्जाम्पल देखो, हैप्पीनेस खुशी की बात होगी, एंथुसियास्टिक एक जोश की बात होगी, ईगरनेस जल्दी जल्दी उत्सुकता की बात होगी, तो एक स्ट्रेस ही है जो इन सब में से अलग है। अगर क्वेश्चन नहीं आए तो ऑप्शंस देख लिया करो, उससे क्लियर हो जाता है। 21 है स्प्रेडशीट में जब हम गणना करते हैं या कैलकुलेशंस करते हैं तो किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। इक्वल्स टू सिंबल का इस्तेमाल होता है किसी भी तरह के फॉर्मूला को लगाने से पहले। ये भी आपका एम्प्लॉयबिलिटी से है। 22 है इट रेफर्स टू क्रिमिनल एक्ट कमिटेड इन डिजिटल कॉन्टेक्ट्स। किसको हमें क्रिमिनल एक्ट बोलते हैं डिजिटल कॉन्टेक्ट्स में, साइबर क्राइम्स, साइबर क्राइम बोला जाता है उसको। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसमें वो है, 2000 में एक्ट आया था साइबर क्राइम्स को लेके। 23 है अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। ऐसा कौन सा शब्द है जिसे किसी इंसान, जगह, चीज़ या सोच को दर्शाता है, तो इंग्लिश में नाउन और हिंदी में इसे संज्ञा बोलते हैं। नेक्स्ट 24 है एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एक ही एग्जाम्पल देना है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का, तो एक्सेल आप कर सकते हो, गूगल शीट, लिब्रे ऑफिस, कैल्सी। नेक्स्ट है आपका SQL का फुल फॉर्म। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट 26 WOT का फुल फॉर्म, IoT भी आ सकता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ऐसे ही WOT का है वेब ऑफ थिंग्स। 27 है IPR। IPR का पूरा नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आगे 28 से लेके 30th क्वेश्चन असर्शन और रीजंस के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा पॉज कर देती हूँ, हिंदी वाले अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं इंग्लिश वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ। असर्शन में हम कह रहे हैं कि जो एक प्रोग्राम है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। रीजन में हम कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर है वो इस कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को बोलते हैं। हाँ जी, ट्रू, बोथ ए और आर ट्रू हैं आपके, और आर जो है एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। नेक्स्ट आपका 29th, हिंदी वाले देख लो। असर्शन में कह रहे हैं हम कि पासवर्ड हेल्प अस टू प्रोटेक्ट आवर डिजिटल अकाउंट्स। जो पासवर्ड है वो हमारी मदद करते हैं जो हमने डिजिटली कंप्यूटर के द्वारा जो अकाउंट्स बना रखे हैं उनके। और रीजन में हम दे रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी है में स्पैम इनटू आवर डिजिटल अकाउंट, वो हमारे डिजिटल अकाउंट के अंदर ताका झाकी कर सकती है, इसलिए हम पासवर्ड लगाते हैं ना कि कोई देख ना पाए हमारे अलावा। तो हाँ जी, ये भी ऑप्शन ए सही है, इसमें असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, देखो, अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। एक जो हेल्दी और बैलेंस डाइट है, क्या वो बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी बॉडी और माइंड के लिए? रीज़न दे रहे हैं कि ईटिंग अ बैलेंस डाइट, एक बैलेंस डाइट को खाने पर, सच एज दाल, रोटी, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, प्रोवाइड द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू डू डेली वर्क एफिशिएंटली। आपको ये सभी चीज़ें अच्छी शक्ति देती हैं कि आप रोज़मर्रा का जो काम है अच्छी शक्ति से कर सकें। ठीक है, तो हाँ ये भी ट्रू है, असर्शन भी ठीक है और इसका रीज़न भी ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन ए सही रहेगा। तो ये आपका था फरीदाबाद का पेपर। ऐसा कुछ ही पेपर आपको आएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत अब क्लियर हुआ होगा आपको कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।